नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीटेट टेक्स्ट बुक पर। जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर डिटेल्ड सॉल्यूशन मैथ्स के पेपर का दीजिएगा, तो आज के इस वीडियो में मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके के प्रश्न बने थे और कल का जो पेपर होने वाला है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सभी चीजों पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। पहला क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया था स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर दिया गया था। देखो, किसी भी नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो होती है k इंटू में 10 की पावर n। इस रूप में कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की इस रूप में, तो ये जो k की वैल्यू होती है ये एक इंटीजर वैल्यू होती है, और ये इंटीजर वैल्यू जो होती है ये 1 से लेके 10 के बीच में आपकी होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है इसमें। तो 1 से 10 के बीच में 8.5 इंटू में 10 की पावर माइनस के 2 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 इस तरीके से। चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है यहां पर, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसका मैं एक डिटेल सॉल्यूशन आपको करा देता हूं। देखो, बोला गया था कि पेंटागन पंचभुज है और पंचभुज के पांचों कोण आपको दिए गए थे, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकाल के फाइनली आंसर फाइंड करना था 2x प्लस 10। ये क्या निकल के आएगा, तो मैं आपको जरा इसको करा देता हूं। यहां पर देखिएगा, तो सारे एंगल्स इसके लिख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला जो एंगल आपको दिया गया है यहां पर, दैट इज इक्वल टू आपका 2x, ठीक है। कितना दिया गया था, 2x प्लस में 9, 2x प्लस 1, 2x माइनस 1। मैं सब चीज लिख लेता हूं। 2x प्लस में 9, 2x प्लस में 1, 2x माइनस के 1 प्लस में साथ में दिया गया था आपका 2x प्लस 5 और 2x माइनस 4। तो 2x प्लस में 5 और 2x माइनस के 4 सब बराबर आएगा 540, क्योंकि किसी भी पंचभुज के पांचों कोणों का जो योग होता है अंतः कोणों का 540 होता है। ये कैसे निकाल सकते हैं, n माइनस के 2 इंटू 180 से निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू 5 रखेंगे, 5 माइनस के 2 गुणा में 180, तो 18 या 54 540 के बराबर आ जाता है, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10x, 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला, ठीक है। प्लस में कितना बचा आपका, 10 बचा, ठीक है। आपका 10x प्लस में 10 बराबर के 540, तो 10x बराबर के 530, तो x बराबर के 53 डिग्री आ गया। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 2x प्लस में 10 की, तो 2 गुणा में 53 प्लस में 10, तो 106 प्लस में 10 बराबर के 116 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक बार ऑप्शन देख लो, 116 आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 116 दिया गया है आपको थर्ड ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर निकल के यहां से आ जाता है। चलिए अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका। तो पेडागोजिकल क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फीचर ऑफ द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट द एलिमेंट्री लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पर मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कंसेप्ट आपके कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, मूर्त से अमूर्त होने चाहिए, रियल लाइफ से रिलेट करके दिए गए होने चाहिए, संदर्भ के साथ में होने चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। पहला ही वाला विकल्प सही हो जाता है कि कंसेप्ट को आपका कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ इसमें होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प भी सही हो जाता है। चलिएगा अभी अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको दिया गया था। सिंपल और कंपाउंड दोनों ही इंटरेस्ट इसके अंदर आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके के इंटरेस्ट पूछे गए थे। किस तरीके से इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे, आइए इसको एक बार जरा देख लेते हैं। तो 8,000 रुपए की एक राशि को 7.5% वार्षिक दर से x वर्ष में साधारण ब्याज 9,500 रुपए हो जाता है। उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में मिश्रधन कितना निकल के आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जो जो चीज आपको दी गई है उसके आगे के पार्ट को लेके लिख चलते चलेंगे। तो प्रिंसिपल आपको इसमें 8,000 दिया गया है, ठीक है। रेट परसेंट आपको दी गई है इसके अंदर 7.5%, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक। एनुअल दी गई है, टाइम आपको दिया गया है x वर्ष, और इसमें जो अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है आपका 9,500, ठीक है। तो 8,000 रुपए से 9,500 पे जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 1,500। तो 1,500 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल यानी कि 8,000 इंटू में रेट 7.5 इंटू में टाइम डिवाइडेड बाई 100, नीचे निकल के आ जाता है आपका
ठीक है, अब आगे मूव करते हैं इसमें, जरा देखिएगा यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे कैंसिल आउट करेंगे इसको, 75 से ये कैंसिल आउट हो जाता है आपका 20 टाइम्स। ठीक है, तो ये x का जो वैल्यू है 20/8 निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 2.5 साल, मतलब 2.5 ईयर। तो इसको 2 साल पूरे और आधा साल आपका ये वाला। अब आगे बोला गया था कि जो रेट है, रेट परसेंट कितनी हो जाती है, 20% एनुअल। तो रेट परसेंट हो जाती है 20% एनुअल। प्रिंसिपल आपका सेम रहता है 8,000। ठीक है, और आपका जो टाइम है, टाइम आपका कितना रहता है, सेम रहता है 2.5 साल। 2 सही 1/2 वर्ष। मैंने आपको रेट को कन्वर्ट करके करना सिखाया था। ठीक है, तो जब मैं 2.5 साल को रेट में कन्वर्ट करूंगा तो पहले साल की रेट 20 होगी, दूसरे साल की रेट 20 होगी, और आधे साल की रेट कितनी निकल के आएगी आपकी, 10%। ठीक है, तो 3 रेट आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, 20, 20 और आपका 10। तो 20, 20 और 10, ये तीनों, मतलब ये पहले साल की रेट, दूसरे साल की रेट और ये आधे साल की रेट। तो कंबाइन रेट निकाल लेते हैं इनकी। तो इन दोनों का कंबाइन निकल के आता है 20 प्लस में 20 गुणा में 20 डिवाइडेड बाई 100। तो निकल के आ जाता है आपका 40 प्लस में 4, तो ये 44 के बराबर निकल के आ जाता है, 44% आ जाता है। ये आपका 10% है, 10% के साथ इसको लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, 44 प्लस में 10 प्लस में 44 गुणा में 10 डिवाइडेड बाई 100। तो 54 बनेगा, ये 4.4 बनेगा, तो ये 58.4 आपके पास बन जाएगा, 58.4 बन जाएगा। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है 8,000 रुपए पर। तो 8,000 रुपए पर 58.4% यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, तो 8 चौक 32 का 2, 8 अट्ठे 64 और 3 67 का 7, हासिल लगे 6, 40 और 6 46। ठीक है, तो ये आ गया 4,672 रुपए, ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट आपको निकालना था, प्रिंसिपल आपके पास 8,000 रुपए था, 4,672 रुपए ये आ गया, तो टोटल आ जाएगा 12,672 रुपए। तो 12,672 आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देख लो कौन से ऑप्शन में दिया गया था, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इन विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया था, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। अब देखो, किसी दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने संगत कोण दिए गए थे। आपको पता है कि संगत कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो संगत कोणों को बराबर रख देंगे। तो 3x माइनस के 20 बराबर के 5x माइनस के 60। 3x को इधर ले जाओ तो 2x बचेगा, 60 को इधर ले आओ बराबर 40 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 20। तो x का वैल्यू 20 आ गया। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 4x प्लस 30 की। तो 4x प्लस में 30 आपको निकालना था। तो 4 गुणा में 20 80 हो गया, 80 प्लस 30 110 हो गया। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना इन क्वेश्चंस में, इजीली आप सॉल्यूशन निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज्ड फॉर द रिकॉर्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो एक बच्चे की समस्या समाधान की योग्यता, मानसिक योग्यता, मेजरमेंट की योग्यता, इन सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए किस चीज का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे मैं स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा संशय है। संशय इसीलिए है क्योंकि इसमें 2 आंसर हमें सही लग रहे हैं। एक आंसर हमें कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड सही लग रहा है, एक हमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड सही लग रहा है। बट ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड की है, इसको हम सही मान के चलेंगे। लेकिन मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये आंसर भी सही हो सकता है इसमें। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वाला भी। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 दिया गया है। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। देखो क्या बोला गया था, किसी समलंब ABCD, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज जो होता है ABCD आपको दिया गया है, क्योंकि इसकी जो भुजाएं दी गई हैं AB और CD, ये समांतर भुजाएं हैं AB और CD, ये समांतर भुजाएं होगी इसमें। साथ में दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये वाली, ये आपको 12 दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ये लंबवत दूरी निकालेंगे तो ये भी 12 होगी, क्योंकि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ये वाली जो साइड्स थी ये 13 दी गई थी आपको, ये भी 13 होगी आपकी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, टोटल जो CD की वैल्यू है ये 24 दी गई है आपको, 24। यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है, 24 के बराबर है। अब यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस 13 का काम करेगा, ये 12 हो गया। तो नीचे कितना आ जाएगा, 5। तो ये 5 निकल के आ गया। ऐसे ही यहां पर ये 12 है, ये 13, ये 5 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दिया आपने। तो ये जो यहां से लेके यहां तक की दूरी है ये वाली, ये कितनी निकल के आएगी, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ऊपर वाली साइड हमें चाहिए AB। तो टोटल 24 था, 5 और 5 10 निकाल दो, बचा कितना, 14। तो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा कितना बचा, 14। तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी 14 होगा, यानी CD 24 है और ऊपर AB कितनी आ गई, 14 के बराबर। अब आप इसका एरिया निकाल दो।
तो एरिया का फॉर्मूला होता है आपके पास में 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 14 प्लस में 24 और गुणा में भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो कितना आएगा आपका, 4 और 4 8, 2 और 1 3, इंटू में 12। 1/2 है नीचे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो 19 बार जाएगा। 19 और 12 की आप गुणा करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा आपका, 228। तो 228 इसका आंसर निकल के आ जाता है आपका यहाँ। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिएगा अभी अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया। अब ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या निकालना था, डाटा दिया गया था, इसका मीन और मोड निकालना था, डिफरेंस निकालना था। तो मीन निकालेंगे इसका भैया। मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के डाटा से डिवाइड कर दो इसमें। तो जोड़िए इनको, 1 और 2 3 और 4 7 और 3 10 और 1 11 12 2 14 4 18 और 1 19। तो यह आ गया आपका 19 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 संख्याएं, 11। आपका जो मोड है, मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है, 1। तो 1 इसका मोड आ जाएगा। दोनों का अंतर निकालना था। तो 19/11 में से 1/1 को माइनस कर दो। तो 19/11 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8/11। तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 8/11। ठीक है, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं जरा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो अगला वाला है, ये मैंने आपको कई बार कराया हुआ है, बहुत बार कराया। ये एक संख्या दी गई है, ठीक है, 565 है, x 927 है। देखो एक बार, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन दिया गया था 565 है, x 927 है, ठीक है, 927 है। और क्या दिया गया था इसमें, 4y दिया गया बाद में। तो ये 4y दिया गया। अब ये संख्या जो है ना, बोला गया था क्वेश्चन में कि ये 88 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर 88 से तब डिविजिबल होता है जब वो 8 और 11 दोनों से डिविजिबल हो जाए। 8 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी, जब लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो जाए। तो लास्ट के 3 अंक थे 74y, ठीक है, इसको 8 से भाग करिए तो 8 नम 72 निकल के आ जाएगा। ये बचेगा 2y, 8 तिया 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y का जो वैल्यू पॉसिबल है कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। अब ये संख्या जो बची है आपके पास, ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, x 9 2 7 4 4, ये संख्या किससे डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाई 11 ऑल्सो। तो 11 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब उसके अल्टरनेट डिजिट्स का सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 और 5 10, 10 और 9 19 और 7 26 और 4 30, 30 आ गया आपका नीचे। ऊपर आ जाएगा आपका 6 और प्लस x 2 8 4 12, 12 प्लस x। ठीक है, दोनों का अंतर निकालिए तो 30 माइनस के 12 माइनस के x, तो ये बचेगा आपके पास में 18 माइनस के x। अब देखिए 18 में से क्या नंबर घटाऊं कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 18 में से आप माइनस कर देते हैं आपका 7, तो इट इज डिविजिबल बाई 11। 11 बचेगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी x का जो संभावित मान है वो 7 आ जाएगा। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी 2x प्लस में 3y की। तो 2 गुणा में 7, 2 सत्ते 14 प्लस 3 गुणा में आपका 4 12। तो 14 12 कितना निकल के आ जाता है आपके पास में, 26। बस ये इसका आंसर निकल के आ गया आपका 26। तो यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, ये आप इजीली आंसर कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर इसका 26 यहां से निकल के आ जाता है। ठीक है भाई, तो सरल क्वेश्चन था, इजीली आप आंसर कर लेते, 26 इसका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y में। चलिए अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था, बहुत से व्यवसाय जैसे कि लेखा शास्त्र के हिसाब से दुकानदारी सिलाई तरी परोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता होती है। तो गणित के किस मूल्य को दिखाता है। तो जब हम गणित का मूल्य अपने किसी प्रोफेशन के अंदर करते हैं तो गणित के उपयोगितावादी मूल्य की बात होती है, यूटिलिटेरियन वैल्यू की बात होती है। तो इसका जो आंसर है बेसिकली 99% उपयोगितावादी मूल्य है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिए गए थे, दूसरी चीजें और थी। काफी लोग इसमें प्रोफेशनल वाला भी लगा के लाए हैं, व्यावसायिक रूप से, क्योंकि हम अपना ना कमर्शियल यूज जो करते हैं, व्यावसायिक तरीके से प्रोफेशन में यूज करते हैं। तो ये आंसर प्रोफेशन वाला होगा नहीं वैसे, क्योंकि इसमें मूल्य की बात हो रही है। प्रोफेशन मूल्य कुछ होता नहीं है बेसिकली। हम बात करते हैं इसके दो मूल्य की, इंटेलेक्चुअल वैल्यू और यूटिलिटेरियन वैल्यू। तो ये हो जाता है उपयोगितावादी मूल्य की, जहां पर हम प्रोफेशन में यूज करते हैं वो उपयोगितावादी मूल्य में आ जाता है। अगला क्वेश्चन था, ए बी एक रेखा आपको दी गई है। तो ए बी एक रेखा बना लेते हैं। ये ए बी जो है एक रेखा आपने बना ली है। इस पर कोई बिंदु ओ दिया गया है, इस पर दो किरणें दी गई हैं, ओसी और ओडी। तो एक आपकी ओडी है, एक आपकी ओसी है। ठीक है, ये सी है आपका, और जो ओसी है ओडी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ओसी इज परपेंडिकुलर ऑन ओडी। अब आगे बोला गया था कि आपका एओसी x है, बीओडी 3x है। तो एओसी ये आपका x हो गया, ये आपका 3x हो गया। सरल रेखा पर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों को जोड़ के 180 के बराबर रख दो।
तो 4x प्लस में 90 बराबर 180, तो आपका 4x बराबर के 90 आ गया। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 4। आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी, 3x की, BOD की वैल्यू निकालनी थी आपको। तो 3x कितना निकल के आएगा, तो 3 गुणा में 90/4 आ गया, यानी कि 270/4 निकल के आ गया। तो ये वैल्यू आती है 67 सही 1/2 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस थे आप इजीली कर पाएंगे। मतलब पेपर ना डिफिकल्ट नहीं था, मेरी मानो तो आसान पेपर आपसे पूछा गया था जिसमें इजीली आप आंसर कर सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं थी इसमें। अब ये क्वेश्चन था, देखो बोला गया था फॉर टीचिंग द एडिशन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर के एडिशन के लिए आप अपर प्राइमरी लेवल पर किन चीजों का यूज कर सकते हो, तो यूज ऑफ द चार्ट पेपर बिल्कुल कर सकते हो, यूज ऑफ द स्टेयर कर सकते हो, यूज ऑफ नंबर लाइन ये कर सकते हो। आप लिफ्ट का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे, बस ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलिएगा। इसके बाद ये x बराबर k इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिया गया है, तो x का वैल्यू निकाल के आपको k के बराबर रखना था और k को यहां पुट कर देना था। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। ये x माइनस के 4 है और डिवाइडेड बाई 7 है, माइनस के 1 दिया गया है। आगे था आपका 5 माइनस के x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में x के बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये x माइनस के 11 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 7 होगा इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये 5 माइनस के 2x बनेगा डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। क्योंकि जब इसको प्लस 3x करेंगे माइनस का x आएगा, तो माइनस का सॉरी प्लस का 2x आ जाएगा, ये प्लस का 2x आ जाएगा आपके पास में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस के 33 बराबर के 7 पंजे 35 और प्लस में 14x। 3x को इधर लेके जाएंगे और 35 को इधर लेके जाएंगे, तो आपके पास 11x बराबर के माइनस के 68 बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 68 डिवाइडेड बाई 11। अब इस वैल्यू को, यही वैल्यू आपकी k के बराबर भी है, अब इस वैल्यू को उठा के डाल देना है इस वाली इक्वेशन में 11k वाली में। तो यह आ जाएगा 11 गुणा में माइनस के 68 डिवाइडेड बाई 11 प्लस में 18, नीचे आ जाएगा 11 गुणा में माइनस के 68 डिवाइडेड बाई 11 प्लस माइनस के 12। तो 11 से 11 कट गया, यहाँ 11 से 11 कट गया, तो 68 में से 18 माइनस करेंगे 50 बचेगा माइनस का, और नीचे बचेगा 68 में 12 जोड़ेंगे माइनस का 70 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 80 आ जाएगा। तो आंसर निकल के आ गया 5/8। ठीक है, पॉजिटिव में। तो 5/8 यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में 5/8 आपको दिया गया है, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि कुछ नंबर ना आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है, उन आरोही क्रम वाले नंबरों को आपने क्या करना है, माइनस के 1/2 से गुणा करना है। तो नंबर क्या थे आपके, 2, 7, 9 और 12। इसको आपने माइनस के 1/2 से गुणा करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, मतलब कि माइनस के 2 से भाग करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, गुणा करके -1। ठीक है, तो -1 क्या होता है, बड़ा होता है किससे, आपके 7 को 2 से भाग करेंगे 3.5, तो माइनस के 3.5 से बड़ा होगा -1। इसी तरीके से माइनस के 4.5 और इसी तरीके से माइनस के 6। तो ये आपका पहले असेंडिंग ऑर्डर में था, अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर विल नाउ चेंज इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चौथा वाला विकल्प इसमें सही आपका हो जाता है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट से स्पीड के साथ मूव करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, आसान से क्वेश्चन थे। पेडागोजी का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपोर्टेंट कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर टू बी एसेस्ड इन द मैथमेटिक्स। तो गणित के अंदर बच्चे की कौन सी कैपेबिलिटी को एसेस किया जाना चाहिए। तो पहला था एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट टू परसीव रिलेशनशिप, कि बच्चे अमूर्तता को समझ के संबंधों की पहचान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एबिलिटी टू मेमोराइज, मेमोराइज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ये बच्चे को फुल मार्क्स लाने के लिए रैंक करना ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ए और सी सही है, बाकी सारे गलत हैं, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मूला समझाया था। फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू में क्वेश्चन दिया गया था, एक वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, इसे अंकित मूल्य पर 24% की छूट देकर 608 रुपए में बेचा जाता है। ये सेलिंग प्राइस है, ये डिस्काउंट है और ये आपका सीपी है। चलो, तो ये होता है कि 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 608 बराबर के मार्क प्राइस इनटू में 100 में से 24 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 76 आपके पास बच जाएगा
डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे इसको आगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी एक बार देखिएगा। दूसरा कलर ले लेता हूं, रेड कलर ले लेता हूं। तो इसको कैलकुलेट करिए फटाफट से। तो इसको करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48 का 8, ठीक है, और 8 सत्ते 56 और 4 कितने हो गए 60, 8 बार कट जाएगा इससे। तो मार्क प्राइस का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 800, तो ये 800 के बराबर आ जाएगा। सीपी आपका कितना दिया गया था, 750। अब ये कह रहा था कि अगर इसको विदाउट डिस्काउंट बेचा जाए, मतलब इसे अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए, तो 750 रुपए की वस्तु थी और 800 रुपए में आप बेच दें इसको, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 50 का। 50 का प्रॉफिट आपको हो रहा है निकल के कितने, 750 पर, क्योंकि सीपी 750 है, 100 पर कितना होगा, तो 15 पंजे 75, 15 बार जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 6 सही 2/3%। तो इतने प्रतिशत का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। बस ये आ गया ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ये क्वेश्चन था आपका, बताइए। तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था इसमें। ये क्वेश्चन था, इसको कैलकुलेट करके आपको सोल्व करना था, ठीक है। तो इसको मैं चला थोड़ा सा आगे या यहीं पे आगे करा देता हूं, चलो इसको अगली स्लाइड पे कराता हूं। 31,096 मैं नंबर लिख लेता हूं आपका, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी आपको। 31,096 डिवाइडेड बाई, आगे आपको क्या दिया गया है इसमें, इसमें आपको दिया गया था डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर है 2704 डिवाइडेड बाई 2, तो 2704 डिवाइडेड बाई 2। एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, बाकी सब आसान था इसमें। तो ये था 0.6738 0.6738 प्लस में 0.63। अब इसको दशमलव के ना 4 स्थानों तक लिख लो, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है। दूसरा है 0.059, तो 0.059, इसके आगे भी एक जीरो लगा लो, दशमलव के 4 स्थानों तक, और ये 0.7900, ठीक है। इस तरीके से ये माइनस में था, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन करना है फटाफट से, लगाइए फॉर्मूला, बोर्ड मास लगाइए। 31,096 इसको सोल्व कर लो पहले। 2 ही का ना 2, 2 ही का ना 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। प्लस में ये वैल्यू आपको दी गई है, चाहो तो इनको डायरेक्ट आप यहां से यहां तक जोड़ के लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 8 आ जाएगा आपका, प्लस है तो प्लस जोड़ लेंगे इसमें, ये 8 आ जाएगा यहां से यहां तक, ये आएगा 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 7 16 का 6 हासिल लगा 1, तो 1 और 6 7 हो गया, 7 और 6 13 निकल के आ गया। तो 1 पॉइंट में ये निकल के आ जाता है, माइनस के 0 पॉइंट में 7900, ठीक है। अब इसको इससे भाग करनी है, तो आप भाग करके निकाल लेंगे, 23 के बराबर आएगा, प्लस में 1.3628 माइनस के 0 पॉइंट में 7900, तो ये आ जाएगा 24.3628। इसमें से ये माइनस करना है 7900, ठीक है, पॉइंट में। तो 8 बचेगा आपका, यहाँ से 2 बचेगा, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा आपका, ये बचा आपके पास 2, 12 में से गया 5 बचेगा आपका, ये 23 बचेगा। तो 23.5728 इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लो एक बार, तो 23.5728 5728 ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है कि 12 से लेकर 71 तक की संख्याएं कार्डों पर लिखकर डब्बे में डाल दी हैं, फिर इसमें से अचानक से एक पर्ची आपने निकाली है और पूछा गया है कि इसके प्राइम नंबर ना होने की प्रायिकता क्या है, कि भैया प्राइम नंबर ना हो इसकी प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो पहले टोटल नंबर निकाल लो यहां से, तो 12 से लेकर 71 तक के टोटल नंबर कितने होंगे, तरीका मैंने बताया था कैसे, दोनों का अंतर निकालो, कितना निकल के आ रहा है आपका 59, तो 59 में 1 जोड़ दो, तो टोटल कितने नंबर है, 60 नंबर यहां पर है 12 से लेके 71 तक, 60 नंबर आ गए टोटल आपके पास में। अब आपको देखना है कितने प्राइम नंबर है 12 से लेके, तो एक तो 13 प्राइम नंबर है, एक आपका 17 प्राइम नंबर है, एक 19 प्राइम नंबर है, एक आपका 23 प्राइम नंबर है, एक आपका 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, इसके बाद में 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 43 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, 53 प्राइम नंबर है, 57 नहीं है, 59 प्राइम नंबर है, 61 प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद में 67 प्राइम नंबर है, ठीक है, और फिर 71 प्राइम नंबर है। तो टोटल कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 नंबर ऐसे हैं जो आपके पास प्राइम है। तो नॉन प्राइम कितने आ जाएंगे जो प्राइम नहीं है, आपसे वही पूछा है ना जो प्राइम नहीं है, तो नॉन प्राइम कितने आएंगे, 60 में से 15 निकालेंगे तो 45 नंबर ऐसे हैं जो नॉन प्राइम है, जो प्राइम नहीं है आपके। आपको प्रोबेबिलिटी वो निकालनी थी जो प्राइम नंबर नहीं है,
तो 45 नंबर हमारे फेवर में है, जो प्राइम नहीं है। टोटल 60 है, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, इजीली सॉल्यूशन निकल जाता। चलो नेक्स्ट, अब पूछे थे निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण की एक शिक्षक केंद्रित विधि है। आसानी से बता सकते हो, शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी होती है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए। अब ये पूछा गया था भैया, द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स बाई अ व्हील ऑफ द रेडियस 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड। तो एक चक्कर में कितनी दूरी चली जाती है भाई, मुझे ये बताओ। जितना उसका परिधि है, तो एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी आती है 2 पाई आर। ठीक है, आपको निकालनी थी 350 चक्कर में, तो 350 चक्कर में कितनी दूरी आ जाएगी? 350 से गुणा कर देंगे, तो 350 गुणा में 2 गुणा में 22/7, पाई का वैल्यू हो गया, रेडियस 25 दिया गया, तो 7 पंजे 35, ये 50 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 50 5 पंजे 2500, ये 2500 आ गया, गुणा में आपका 22 आ गया, तो ये निकल के आता है 550, 55,000 आ गया। इतने सेंटीमीटर आ गया, आपको मीटर में निकालना था, 100 से भाग कर दो इसको, तो 550 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से भाग करोगे तो 550 आ जाएगा मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में आया, ये 550 कर दो इसको 100 से भाग करने के बाद में, तो ये मीटर में आ जाएगा। 550 मीटर की दूरी वो कवर कर लेगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, लीजिए आपका। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन ना देखो, ये क्वेश्चन अलजेब्रा वाले पार्ट से था, इसमें ना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको मैं किसी डिटेल क्लास में कराऊंगा। अभी मैं इसका केवल आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर आएगा आपका 2q माइनस के 3r। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, इसमें आपको टाइम लगा होगा, काफी लोगों से हुआ भी नहीं होगा ये। ठीक है, तो मैं इसको अगले किसी क्लास में करा दूंगा डिटेल में, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम है इस क्लास के लिए मेरे पास, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ चीजों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट। तो बोला गया था फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन, गलत, पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि शिक्षा के दौरान किया जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग जनरेट द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये सही है कि असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है ये बच्चों को सेल्फ अप्रेजल के लिए जो है अपॉर्चुनिटी देता है, और अपने दोस्तों या सहपाठियों के साथ भी उनका जो इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, वो भी उसके कंपैरिजन में वो भी देखा जाता है। तो असेसमेंट एज लर्निंग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिएगा ये क्या था, एक स्टेटमेंट दिया गया था और उसका कोर्स ऑफ एक्शन बताना था कि भाई एक स्टेटमेंट है कि अनामिका जो है कंसेप्चुअल एरर कर रही है मेंसुरेशन की समस्याओं को करते समय, तो टीचर का कोर्स ऑफ एक्शन या कार्यवाही क्या होनी चाहिए। तो पहला था कि टीचर गिव अ लॉट ऑफ हैंड ऑन एंड विजुअल प्रैक्टिस टू अनामिका, कि टीचर को अनामिका के लिए बहुत सारी हैंड ऑन एक्टिविटी और विजुअल प्रैक्टिस करानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, टीचर प्रोवाइड द स्कोप ऑफ डिस्कशन वाइल गिविंग हर ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही हैं, बोथ कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट हो जाते हैं कि दोनों के दोनों चीजें टीचर कर सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया गया था कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, तो PQRS एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, ये पैरेललोग्राम PQRS बना लीजिएगा। तो PQRS एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसमें PQ 4x+1 है, ये 4x+1 है, SR कितना दिया गया? 25 के बराबर। इसमें विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, आपका PS कितना, QR कितना दिया गया है? 26 के बराबर, PS दिया गया 3y-1। तो ऐसे करके ना ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर, x के और y के मान निकाल लेंगे आप सिंपली, तो ये आ जाएगा 4x+1 बराबर 25 है, तो x का वैल्यू डायरेक्ट लिख दोगे, 4 छंग 24, 6 के बराबर आ जाएगा। यहां से 3y-1 बराबर 26 है, तो y का वैल्यू 3 नम 27, 9 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था 3x + 2y कितना होगा, तो यही निकाल देते हैं। तो 3x प्लस में 2y बराबर के 3 गुणा में 6 प्लस में 2 गुणा में 9, 18 और 18, 18 कितने हो गए? 36, तो ये इसका आंसर निकल के आएगा 36। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कौन सी भिन्न माइनस के 7/10 और 1/4 के बीच में है। तो माइनस के 7/10 का मतलब हो गया माइनस के 0.7 और इसका मतलब हो गया माइनस के 0.25। इनके बीच में बताना है, मतलब नेगेटिव नंबर ही आना चाहिए। ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ये कैंसिल, ये 0 आ रहा है, ये कैंसिल, क्योंकि नेगेटिव नंबर के बीच में 0 नहीं आता। ये माइनस के 3/4 बराबर होता है 0.75 के। अब 0.75 तो इसके बाद में आएगा ना, इसके पहले तो आएगा नहीं, बीच में तो आएगा नहीं कहीं इसके, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? पहला वाला, ये आंसर बन जाता है।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये पूछा गया था कि इसमें से क्या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने आपको सैकड़ों बार कराया, 2605 में से सैकड़ों बार ये क्वेश्चन बताया गया है आपको कि 2605 में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग निकालने का तरीका ले लो, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इससे छोटा, 3 3 9 4 6 5 25, तो 5 5 25 ये लेंगे, यहां से माइनस करेंगे 105, अगला जोड़ा लिख लेंगे 105, इसका दुगना करके यहां लिखेंगे आपका 100 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो घटाने की बात हो रही ना, एक बार जाएगा, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितनी बार जाएगा 101, कितना बचेगा 4, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका 4, कि आप अगर 4 माइनस कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये जोड़ने की बात कर रहा था इसमें कि घटाने की, एक बार ये चेक कर लो, क्योंकि जोड़ना होगा तो अलग आंसर आएगा। घटाने पर पूछ रहा है इसमें 2605 में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो फिर 4x + 7 का मान बताना था, क्या निकल के आएगा। अब देखो जरा एक बार, तो x का वैल्यू आ गया 4, कि आप 4 घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 4x प्लस में 7 का मान बताना था, तो 4 चौका 16, 16 और 7 कितने हो गए आपके 23, तो 23 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में 23 दिया गया है, ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया था अलजेब्रा का, इसमें इनको 2 3 को ऐड करना था, ए बी सी को, तो मैं लिख लेता हूं। तो a + b + c इनको तो ऐड करना है आपको। देखो तो a कितना दिया गया था 3x² माइनस के 8x और प्लस में 11, b कितना दिया गया था माइनस के 2x² प्लस में 12x, c कितना दिया गया था माइनस के 4x² और प्लस में 7। इन सबको ऐड कर लो, तो ये माइनस 3 प्लस का है, दोनों माइनस के हैं, तो 4 और 2 6 हो गया, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, तो माइनस का 3x² और ये 12 में से 8 माइनस करेंगे, प्लस का 4x बचेगा, और ये 7 और 11 कितने हो गए 18 हो गए, ये आपके पास बचा। अब इसमें से माइनस करना है किसको, d को, तो ये बचा माइनस के 3x² प्लस में 4x प्लस में 18। d क्या दिया गया है आपको, d दिया गया है x² माइनस का x माइनस का 11, तो माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपका माइनस का 4x², ये बनेगा आपका प्लस में 5x, और ये 18 और 7 11 कितने हो गए 29। कंपैरिजन करेंगे इसके साथ में, ये इसके साथ कंपैरिजन करो, x² के साथ p है, तो p का वैल्यू निकल के आ गया माइनस का 4, q का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5 और r का वैल्यू निकल के आएगा 29, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आएगा तीनों को जोड़ने पर, तो p प्लस में q प्लस में r ये बराबर निकल के आएगा 30 के बराबर। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, इजीली आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया था कि नीतू इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी, उनको पहचानना था और किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा ना ऑप्शंस के द्वारा, वो बताना था। तो ये थी आपके पास पहला रिफ्लेक्शन, फिर रोटेशन, फिर ट्रांसलेशन एंड देन आपका एनलार्जमेंट, ठीक है। एनलार्जमेंट मतलब विवर्धन, ठीक है, ये बोलते हैं, हिंदी में लिखें परिवर्तन, ठीक है, और प्रतिबिंबित, रोटेशन स्थानांतरित करना, और आपका ये सब। अब ध्यान से देखिएगा इसमें ऑप्शन क्या होगा। देखो जब हम फ्लिप करते हैं ना, फ्लिप, तो फ्लिप करने पर क्या होती है, आकृति परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है आकृति में। फ्लिप करने का मतलब होता है घूम जाना, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं फ्लिप करके ऐसे पहुंच जाता हूं, तो फ्लिप कर दिया मैंने तो मैं घूम गया, परिवर्तित होगी आकृति। टर्न मतलब होता है घुमाना, तो जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो आकृति आपकी क्या होती है, रोटेशन में क्या होती है आपकी आकृति घूम जाती है, ठीक है। रोटेशन में आकृति क्या होती है आपकी, घूम जाती है रोटेशन में। उसके बाद आता है स्लाइड, स्लाइड में आकृति स्थानांतरित हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। स्लाइड जैसे मैं रपट जाता हूं, स्लाइड कर जाता हूं, तो स्थानांतरित हो जाएगी मेरी पोजीशन। बड़ा करना मतलब बिगर फिगर, तो ये सी वाला विकल्प इसमें सही हो जाए। एनलार्जमेंट मतलब आकृति को बढ़ाना, बड़ा करना। तो ये इस तरीके से थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। अब इसमें बोला गया था कि किन मापनों के लिए त्रिभुज की रचना की जा सकती है, तो इसमें कुछ आपको ऑप्शन देखने थे, जैसे कि AB = 5 है, BC = 6 है, तो चेक कर लो एक बार। तो ये दिया गया था आपका ABC मान लेते हैं एक ट्राइंगल, ये जिसमें एंगल ABC कितना है 130, ठीक है। दूसरा एंगल 25 है BAC, ये 25 दिया गया है, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 25। जब ये दो कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, ये वाली भुजा और ये वाली बराबर होनी चाहिए। हमें तो केवल एक ही भुजा दी गई है, AB = 5 और BC बराबर कितनी दी गई है 6, जबकि दोनों बराबर नहीं है। यहां पर जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। अब देखो यहां पर दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, 3 और 4 7 के बराबर आ रहा है, बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर देखिएगा चौथे वाले विकल्प में, तो चौथे वाले विकल्प में क्या है, ABC ट्राइंगल आपने बनाया हुआ है,
इस एबीसी ट्राइंगल में AC बराबर है BC बराबर है 4 के, तो AC 4 है BC 4 है, इसकी वजह से आपके ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो एंगल BAC कितना ACB कितना दिया गया है, ACB आपको 120 दिया गया है, ठीक है, और ABC कितना दिया गया है, ABC 25 दिया गया है। ये 25 है तो ये भी 25 होना चाहिए, लेकिन अगर तीनों एंगल को जोड़ोगे तो 170 ही बन पा रहा है ना, तीनों कोणों का योग 180 नहीं बन पा रहा इस तरीके से, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ये आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था 12 सेंटीमीटर की भुजा वाला जो है एक ठोस घन है, ठीक है, एक ठोस घन है, छोटे घनों में उसको काट दिया जाता है। तो पहले घनों की संख्या निकालो, छोटे घन की जो प्रत्येक भुजा है 4 है, तो घनों की संख्या कितनी आएगी, तो घनों की संख्या आ जाएगी 12 गुणा में 12 गुणा में 12, कि बड़े घन का आयतन और एक छोटे घन का आयतन, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 3 बार जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 की 27 घन आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बोला गया था कि जो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें क्या संबंध होगा, तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, तो बड़े घन का TS से यह आता है 6a स्क्वायर, तो 6 गुणा में 12 का स्क्वायर यानी 144, तो 6 गुणा में 144 कितना निकल के आ जाएगा, 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 26 का 6, 6 करना 6 और 2 8, 864 निकल के आ गया। अब जो है जो छोटे वाले घन हैं उन सब का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल 27 घन है, और 27 घनों में आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 6a1 स्क्वायर मान लेता हूं इसको, तो 27 गुणा में 6 गुणा में एक की भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो यह आ जाएगा 27 गुणा में 96, ठीक है, 27 गुणा में 96, 19 नहीं 96, तो इसकी मल्टीप्लाई करो कितना निकल के आ रहा है आपका 27 गुणा में 96 का, तो यह आएगा 7 छक्का 42 का 2, ठीक है, हासिल कितना लगा आपका 4, 3 छंग 18 और 1 19 का 9, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2592 आएगा, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो ये छोटे वाले घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल, और ये बड़े वाले का जो अकेला था, तो कितने गुना है इसका, ये 3 गुना। तो जो छोटे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तिगुना हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, बस ये आंसर आ गया। तो टोटल जो 60 क्वेश्चंस थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इस तरीके का पेपर पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों अगला जो पेपर है ना, मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक समझा देता हूं, आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। एक तो अलजेब्रा वाला टॉपिक कवर कर लीजिएगा, अलजेब्रा वाले टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज्योमेट्री से इस पेपर के अंदर बहुत क्वेश्चंस बने थे, मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चंस जो थे वो ज्योमेट्री के थे आपके, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ 2 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से कवर कर लेना, मैंने क्लासेस कराई हुई हैं, उसमें सब चीजें हो रखी हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, जुड़े रहिए सीटेट टेक्स्ट बुक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार एंड बाय बाय।